हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट के इतिहास में ये सबसे बड़ा बदलाव है और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो कैंडिडेट डॉक्टर बनना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करके उसके बाद पीजी करना चाहते हैं, उन लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एनएमसी का एक गाइडलाइन आया है और इस गाइडलाइन पे काम 2-3 साल से चल रहा था। इस गाइडलाइन का क्या पॉइंट है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। क्या इसके बेनिफिट हैं, इसके क्या ड्रॉबैक होंगे और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आपके आगे के एग्ज़ाम पे और उसके एडमिशन प्रोसेस पे। कितने सीट में चेंजेज आएंगे, गवर्नमेंट सीट कितनी बढ़ जाएगी, ये सारा मैं इसमें बात करूंगा। और क्या क्या पॉइंट है इसमें, टोटल 25 पॉइंट मेंशन है, जिसको मैं समराइज करके बताऊंगा और सरल भाषा में। तो वीडियो को पूरा देखिए और तब आपको पता चलेगा कि इससे आपके आगे के तैयारी में क्या बदलाव आएगा और आपके लिए कितनी अच्छी न्यूज़ है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट सीट अब आपको 25,000 गवर्नमेंट सीट बढ़ जाएगी अगर ये इम्प्लीमेंट हो गई तो। और मोस्टली चूँकि इतने सालों से चल रहा है इस पर काम, तो ये नेक्स्ट ईयर जो 2022 का सेशन है उसमें इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। और आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ होती है, उस गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ वही रहेगी, लेकिन सरकारी फ़ी में अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करने के लिए आपका जो कट ऑफ होगा वो 500 तक जा सकता है। 100 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। ये आपके लिए बहुत बड़ा चेंज होगा। जो कैंडिडेट मीडियोकर लेवल के हैं उनको आसानी से सरकारी फ़ी पे एमबीबीएस की पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा। देखिए, अब धीरे स्टार्टिंग से अब बात करते हैं कि मैटर क्या है। इस गाइडलाइन में मेंशन किया गया है और ये गाइडलाइन कहाँ मिलेगा, आपको एनएमसी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसमें मेंशन किया गया है कि प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेज में 50% की सीट जो होती है, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज में टोटल सीट की 50% सीट का जो ट्यूशन फ़ी है वो घटा करके उस स्टेट में जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, उस स्टेट की जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी है उसके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब जितने सीट टोटल है प्राइवेट कॉलेजेज में, उसका 50% सीट का फ़ी गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि बिना किसी फ़ी के एमबीबीएस की पढ़ाई कर लें, या बहुत ही लिमिटेड फ़ी में, जो कि अराउंड 50,000 1 लाख का होता है, तो इसमें 25,000 नए सीट ऐड हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने नई कॉलेजेस को ऐड नहीं किया, उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में ही आधे सीटें हटा करके उसका फ़ी कम कर दिया, जिससे कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको लगभग 25,000 अधिक सीटें मिले कम फ़ी में, या लगभग नहीं के बराबर फ़ी में पढ़ाई करने के लिए। प्राइवेट कॉलेज में जो सीट होती हैं, प्राइवेट कॉलेज में बेनिफिट ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स ज़्यादा होते हैं, पेशेंट फ्लो कम होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे पेशेंट फ्लो भी बहुत ज़्यादा है। पूरे देश विदेश से वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आते हैं और एक स्पेशलाइजेशन रहता है। लेकिन उन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, सबके बस की बात नहीं होती। जिनका बजट नहीं है वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इस चेंज के कारण उन सारे प्राइवेट कॉलेजेज में एक साधारण परिवार से आए हुए जो विद्यार्थी हैं वो एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि उसमें आधी जो सीट होगी वो सीट का फ़ी गवर्नमेंट की सीट के बराबर होगा। अब मैं बताता हूँ कि 25 मई 2021 को ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था एनएमसी के वेबसाइट पे, और उस ड्राफ्ट पे पब्लिक कमेंट इनविटेशन दिए गए थे और 1800 रिस्पॉन्स आए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से। और उसमें जितने भी रिस्पॉन्सेज आए उस पर कमेटी ने उस पर डिस्कशन किया था और टोटल एक गाइडलाइन तैयार की गई, जो गाइडलाइन पब्लिश हुई है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। उसमें टोटल 25 पॉइंट मेंशन है। प्राइवेट कॉलेज का जो बेसिस होता है चलाने का, नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है। मतलब इससे जो कॉलेज है वो कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगी और न तो उनको कोई लॉस भी होगा। तो इसका जितना खर्च होता है
वो ट्यूशन के रूप में लिया जाता है, और जो भी पेशेंट का फ़्लो होता है, उनका ट्रीटमेंट से जो फ़ायदा होता है उसको रखा जाता है। तो अगर बात करें कि इस गाइडलाइन से क्या बेनिफिट है, तो गवर्नमेंट फ़ी की जो सीटें हैं उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। दूसरा बेनिफिट हो गया कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, ओके, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, उनका कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा। तो जो कुछ मार्क्स से छूटते थे और कई बार प्रिपरेशन करने के बाद भी नहीं क्लियर कर पाते थे नीट का एग्ज़ाम, उस स्कोर के साथ जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, वो एक बार में भी आप इतना स्कोर ले आएंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ी वाली कॉलेज मिल जाए। वो प्राइवेट होगी, डिम्ड होगी, लेकिन फ़ी देना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के जैसा। जो लो ग्रेड कॉलेजेज हैं, जहाँ पे पेशेंट फ्लो उतना अच्छा नहीं है, अब बात ऐसी है कि जो 50% सीट का फ़ी कम हो गया, तो वहाँ पे मेरिटोरियस कैंडिडेट्स आएंगे, पेशेंट का फ़्लो बढ़ जाएगा, तो लो ग्रेड कॉलेजेज हैं उसकी भी पेशेंट फ्लो अच्छी हो जाएगी, उनका क्वालिटी बेटर हो जाएगा। तो ये दो तरफा फ़ायदा है, कैंडिडेट्स को तो बेनिफिट है ही, और कॉलेज को लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो बची हुई सीट हैं उस पर उनको ट्यूशन फ़ी बढ़ा करके वो अपना नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेटमेंट दिखा करके वो उसी लेवल पे रहेंगे कि इनसे ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। लेकिन जो कॉलेज की क्वालिटी है प्राइवेट कॉलेज की, जिनको इग्नोर कर दिया जाता था कि इसमें तो ना तो पेशेंट फ्लो है, ना तो मेरिटोरियस कैंडिडेट आते हैं, और जो जिनके पास कैपेसिटी भी होती है प्राइवेट कॉलेज की फ़ी पे करने की, वो भी चाहते हैं कि हमारे जो लड़के हैं या जो कैंडिडेट हैं वहाँ पढ़ें जहाँ पे मेरिटोरियस कैंडिडेट रहते हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अपने कैंडिडेट को भेजेंगे, अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी है, वहाँ पे आपको मेरिटोरियस कैंडिडेट मिलेंगे, ताकि उनके बीच रह करके वो सही माहौल में वो आगे सीख सके। प्राइवेट कॉलेज की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी ड्रास्टिकली। पेशेंट फ्लो जो प्राइवेट कॉलेज का जो लो ग्रेड का प्राइवेट कॉलेज है उसमें पेशेंट फ्लो की बढ़ोतरी होगी। क्लोज स्टेट को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि क्लोज स्टेट में वहीं के कैंडिडेट उस प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट करते थे, और अब उसमें 50% सीट गवर्नमेंट हो गई, तो उस अनुपात में उनको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा हो जाएगा। हिडन फ़ी रिमूव करने का प्रावधान किया गया है, उस पर कंट्रोल करने के लिए कई तरह के प्रोविज़न लाए गए हैं, और हॉस्टल फ़ी को भी कम से कम किया जाए, इसके भी प्रोविज़न लाए गए हैं। इसके बारे में मैं आगे के स्लाइड में डिस्कस करूँगा। इसके कुछ ड्रॉबैक भी हो सकते हैं। ड्रॉबैक ऐसे होंगे कि जो रिमेनिंग 50% सीट होगी उसकी फ़ी को बढ़ाना पड़ेगा, और वो जब बढ़ गया है तो जिन कैंडिडेट का एडमिशन नहीं हो पाता था गवर्नमेंट कॉलेजेज में, वो जाते थे, जैसे कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज हैं या छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज हैं, केरला के प्राइवेट कॉलेजेज हैं, जहाँ पे फ़ी कम रहती है। लेकिन अब उनको बढ़ी हुई फ़ी पे अचानक से बहुत ज़्यादा फ़ी लग जाएगा, ये ड्रॉबैक होगा। और जो लोएस्ट ग्रेड के जो जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं और जिनका स्कोर लगभग 300 के आसपास होता है, 350 होता है या 400 होता है, उन दोनों के बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। लो बजट प्राइवेट कॉलेज की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी अगर ऐसा फ़ी उनको बढ़ाना पड़ा अपने नो प्रॉफिट नो लॉस को मेंटेन करने के लिए। एवरेज कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। कुछ कैंडिडेट ऐसा चाहते हैं कि जो लो बजट के कॉलेज हैं उसमें एडमिशन मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन उन कैंडिडेट को अब लो बजट में नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको सरकारी फ़ी के कॉलेज में ही एडमिशन मिल जाएगी। एवरेज और लो मेरिट के कैंडिडेट में डिफरेंस घट जाएगा। अब बात करते हैं सीट के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अभी तक के आंकड़ों के अनुसार प्राइवेट कॉलेज में लगभग 43,815 सीट्स हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में 8,787 सीट्स हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेज में 44,555 सीट्स हैं। जब ये लेफ़्ट साइड के दो प्राइवेट और डीम्ड का प्लस करके इसको 50% करके आप गवर्नमेंट में ऐड कर देंगे, तो नए गवर्नमेंट सीट्स की संख्या हो जाएगी प्लस 25 कर देंगे तो लगभग ये हो जाएगा आपको 70,000 के आसपास। तो सीधे 45 के आसपास 45,000 से 70,000, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो कैंडिडेट्स 12th का एग्ज़ाम देते हैं उनका दो सपना रहता है, या तो डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। चूँकि नीट का एग्ज़ाम अब आसान हो जाएगा, एडमिशन मिलना आसान हो जाएगा, तो वो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं अपना फ्यूचर प्लानिंग भी चेंज करेंगे कि किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, मैथ लेना है
या बायोलॉजी को प्रीफर करना है। 25,000 के आसपास गवर्नमेंट फ़ी के कॉलेज की संख्या बढ़ेगी। अब बात करते हैं गाइडलाइन की। तो पहला है नो कंपटीशन, नो डोनेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट। प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड का रूल ही है कि नॉट फॉर प्रॉफिट पे चलता है। ऑपरेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, फ़ी के डिटर्मिनेशन के लिए कई सारे फैक्टर्स इसमें मेंशन किए गए हैं गाइडलाइंस में, जैसे फैकल्टीज़, टीचिंग फैकल्टी की सैलरी और नॉन टीचिंग फैकल्टी की सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरीज मेंटेनेंस, बुक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंट ऑफ द जहाँ पे आपका हॉस्पिटल बेस्ड है वो सब चीज़ों का रेंट। फोर्थ पॉइंट है, अगर नई कॉलेज खुलती है तो उसकी फ़ी की डिटर्मिनेशन किस बेसिस पे होगी। तो रिसेंट पास्ट में जो कॉलेजेस इस्टेब्लिश हुए हैं उनके फ़ी के आधार पे ही नए कॉलेज का फ़ी डिटरमाइन किया जाएगा। फ़ी किस तरह से आगे बढ़ेगी, तो फ़ी या तो ईयरली बेसिस पे डिसाइड हो या 3 साल के लिए एक फ़ी हो, ऐसा डिसाइड हो सकता है। महंगाई भत्ता को देखते हुए 5% का इंक्रीमेंट भी देने का प्रावधान है, जो कि कई सारे कॉलेजेज में ऑलरेडी 5% का या 10% का इंक्रीमेंट है। डीम्ड में भी ऐसा है। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को एक मेडिकल एजुकेशन को रन करने के लिए जो कॉस्ट कैलकुलेशन है उसको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल है तो उसमें खर्च भी है तो उसमें आमदनी भी बहुत है। उन दोनों का आपस में नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेटमेंट बन जाएगा। और ये मेडिकल एजुकेशन के जो खर्च होते हैं उसमें ट्यूशन फ़ी और कई तरह के जो इनकम और अलग तरह के सैलरी जो मैंने पॉइंट मेंशन किया उनको इंक्लूड करके उनका कॉस्ट डिटर्मिनेशन किया जाएगा कि इनकी जो फ़ी है कितनी की जाए। सैलरी ऑफ टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ को कंसीडर किया जाएगा फ़ी डिटर्मिनेशन में। डेवलपमेंट चार्ज भी लिए जाते हैं बहुत सारे न्यूली इस्टेब्लिश कॉलेजेस में, क्योंकि उन कॉलेज का एक टारगेट से सेट किया जाता है फॉर पार्टिकुलर लेवल अप टू पार्टिकुलर लेवल ऑफ ग्रोथ। तो उस ग्रोथ तक जाने के लिए एडिशनल डेवलपमेंट चार्ज भी ली जाती है। बात करें सिक्योरिटी डिपॉजिट की, बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के पीछे प्रावधान यही रहता है कि आपसे अगर कोई गलती होगी, कोई इक्विपमेंट टूट गया, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया गया है उसमें आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा अमाउंट और रिटर्न नहीं किया जाएगा। जितना फ़ाइन आप पे लगना था उसमें आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस में सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट दिए जाते हैं, तो इस पर भी काबू पाया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। हॉस्टल रेंट की बात करें तो ये म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू के अनुसार होनी चाहिए। जिस एरिया में हॉस्टल इस्टेब्लिश्ड है उस एरिया का म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू क्या है उसके अनुसार हॉस्टल की फ़ी होनी चाहिए। अगर मेन टाउन में है तो महंगी होगी हॉस्टल फ़ी, अगर पेरिफेरल एरिया में है तो वहाँ की हॉस्टल सस्ती होगी। हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी ये सारे ऑप्शनल होने चाहिए। जो कैंडिडेट यूज करते हैं उनके लिए ये लगना चाहिए। जो कैंडिडेट पास में रहते हैं, उनका घर पास में ही है और वो चाहते हैं कि हॉस्टल को अवेल नहीं करें, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से कर सकते हैं, तो उन सब कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, जो कि कई कॉलेजेस में ये मैंडेटरी है, जैसे उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस में। और बड़ा अमाउंट पे करके वो पास में ही रहते हैं, वो घर में ही अपने रहते हैं, कुछ किलोमीटर की दूरी पे उनका अपना घर है, लेकिन फिर भी उनको हॉस्टल फ़ी देना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है गाइडलाइन में, जो कि सुनने में बहुत ही आकर्षक लगता है और लगता है कि बहुत कुछ सुधरने वाला है, बहुत कुछ हिडन फ़ी हटने वाली हैं और कैंडिडेट्स की जो पढ़ाई का खर्च है वो बहुत कमने वाला है। लेकिन ये थ्योरी है, थ्योरी को प्रैक्टिकल आते आते इसमें कितना बदलाव होगा ये समय से पता चलेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 2022 में ये सारे बदलाव हो जाएं और इसमें कैंडिडेट्स को बहुत बेनिफिट होगा। एक बेनिफिट तो सामने दिख रहा है, जिसमें प्रैक्टिकल आते आते भी वही रहेगा जो दिख रहा है कि नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट सीट बढ़ जाएगी और आपका कट ऑफ बहुत डाउन हो जाएगा। 50 से 100 मार्क्स, 75 मार्क्स तक डाउन हो जाएंगे। जहाँ तक आप आते आते रुक जाते थे मार्क्स लाते लाते,
तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे ताकि उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पेड सर्विस लेना, तो मेंटर प्लस की तरफ से मेंटरशिप सर्विसेज भी हैं MBBS एडमिशन के लिए, तो 9319027483 पे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।